आज हम अंग्रेजी के इस क्लास में कंडीशनल सेंटेंसेज के बारे में बात कर रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होते हैं? मेनली वे सेंटेंसेज होते हैं जो किसी न किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर निर्भर रहते हैं। यानी एक मेन सेंटेंस होता है, वो मेन सेंटेंस अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए निश्चित रूप से किसी न किसी उसके अधीनस्थ वाक्य पर निर्भर होगा। उसके बिना उस वाक्य को पूरा करना असंभव होता है। वे कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो निश्चित रूप से या तो इफ से शुरू होगा या अनलेस से शुरू होगा। कंडीशनल सेंटेंसेज मुख्यतः किन से शुरू होंगे? मेन चीज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे वो आपको या तो इफ या अनलेस से। वो क्या कहेंगे? इफ वाले जो सेंटेंसेज होंगे वो इफ वाले सेंटेंसेज अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी मेन क्लॉज के पास जाएंगे। एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस अपन किसको कहते हैं? मेन चीज सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें सेंस हो प्लस टेंस हो इज इक्वल टू सेंटेंस, जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता हो और जिसके अंदर कोई ना कोई टेंस मीन्स बताया था हमने वर्ब होती है। तो जिसका एक अर्थ हो और जिसमें एक वर्ब हो, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। अब नाउ अपन बात करते हैं क्लॉज के बारे में। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज होते हैं उपवाक्य होते हैं। एक सेंटेंस में कितने भी उपवाक्य हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक क्लॉज में एक ही सेंटेंस होगा। सेंटेंस नहीं कह सकते अपन, एक ही उपवाक्य होगा। तो क्लॉज सेंटेंस का ही एक भाग होता है। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं, अपन को कंडीशनल सेंटेंसेज में 2 प्रकार के क्लॉज मिलेंगे। एक इफ क्लॉज मिलेगा और एक अपन को मेन क्लॉज मिलेगा। इफ क्लॉज अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए निश्चित रूप से किसी न किसी मेन क्लॉज पर निर्भर होगा। तो यहाँ पर अपन 3 प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उन 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेज के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से यह शर्तिया वाक्य जो होते हैं वो भरे जाते हैं या बनाए जाते हैं। मेनली कंप्यूटेशंस एग्जाम्स के अंदर अपन को क्या दिया जाता है? मेन वर्ब की ब्लैंक दे दी जाती है। इफ वाले सेंटेंस की वर्ब ब्लैंक दी जा सकती है या मेन क्लॉज की ब्लैंक। अब उनमें आपको कैसे भरना है वो अपन बिल्कुल सिंपल और सीधे तरीके से यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। जो पहली कंडीशंस होती है, अब कंडीशंस होती है, शर्त होती है। शर्त से अपन सीधा समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी ऐसा करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको पास होना है तो एक शर्त है मेरी, और वो शर्त क्या है कि आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको ये मैच जीतना है तो मैच जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। अच्छा खेलोगे, तेज़ दौड़ोगे तो आप रेस जीत जाओगे। अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे अंकों से पास होंगे। तो पास होने के लिए, रेस जीतने के लिए क्या शर्त रखी गई थी? आपको ये करना होगा। वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज, सिंपल और सीधे तरीके में। ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे, या मैं ऐसा करता तो मैं ऐसा हो सकता था, पास्ट में भी होते हैं, या मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो चुका होता, वो भी पास्ट। तो अब यहाँ पर अपन स्टेप बाय स्टेप इनको समझने की कोशिश करेंगे। मेनली अपन को यही ध्यान रखना है कि इसमें मेन वर्ब ये आएगी तो सामने वाले मेन क्लॉज में ये भरनी है। मेन क्लॉज में अगर वो आए तो इफ वाले क्लॉज में क्या भरना है। इफ वाला क्लॉज आपको पहले भी दिया जा सकता है और मेन क्लॉज के बाद में भी दिया जा सकता है, दैट्स नॉट मैटर। नाउ अपन आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज पे। पहली जो कंडीशन होती है वो ओपन कंडीशन होती है। ओपन कंडीशन मतलब एक शर्त होती है ना, खुली शर्त है कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं ऐसा कर लूँगा, दैट्स ओपन चैलेंज फॉर यू। तो ये एक चैलेंज है। तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है ओपन कंडीशन, ओपन या फुल फिलेबल। एक ऐसी शर्त जो पूरी हो सकती है, अभी भी मौका है, चांस है, यू कैन गेट इट, यू कैन डू इट। अब उसमें क्या होता है? उसमें देखिए आपको जो इफ वाला क्लॉज होता है उस इफ वाले क्लॉज में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस मिलेगा। ओपन है, नाम से ही ओपन है, खुली शर्त है तो कोई समस्या ही नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस मिलेगा आपको इफ वाले क्लॉज में
तो जो मेन क्लॉज होगा उसमें अपन क्या भरेंगे, शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर ए, ये रूल्स बन रहे हैं अपने सीधे सीधे। रूल नंबर ए क्या कहता है कि अगर आपको वहां पर इफ वाले क्लॉज में, इफ वाला क्लॉज मैंने आपको बताया पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ वाले क्लॉज में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दिया हुआ है या नेगेटिव में डू डज नॉट दिया हुआ है, तो आपको वापस मेन क्लॉज में क्या भरना है, शैल या विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इसको अपन सीधा 11 नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। 11 मतलब इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इधर भी क्या भरना है आपको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इफ यू खाली जगह रन फास्ट, यू खाली जगह वर्ब है आपके पास विन द रेस्ट। दो क्लॉज हैं, ये क्लॉज नंबर 2 है, ये क्लॉज नंबर 1 है। इसको अपन प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको अपन मैन क्लॉज भी कह सकते हैं, और ये क्लॉज होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसा सेंटेंसेज अपन को दिया हुआ मिलता है एग्जाम में, ये ब्लैंक आपको दिया हुआ भरा हुआ भी मिल सकता है, खाली भी मिल सकता है। अपन दोनों खाली रखे हैं अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग इस ब्लैंक को भरना है। इफ वाले क्लॉज में आपको क्या भरना है, ये दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, रन, कोई समस्या नहीं है। यू आया हुआ है, बहुवचन की वर्ब भरनी है, यहाँ बहुवचन, जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, और नियम ये भी है कि जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया का प्रयोग करना है। तो ये बहुवचन का कर्ता है, बहुवचन की वर्ब होती है, तो रन भर दिया। इफ़ यू रन फास्ट, अब देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, अपन कहते हैं ना कि ये अपना अर्थ लेने के लिए मैन क्लॉज के पास जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज के पास जाएगा, वो कैसे जाता है। अब मैं अगर ये बात करूं इसी एक सेंटेंस की सिर्फ कि इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, क्या हो गया, यदि मैं तेज दौड़ूंगा तो क्या हो गया, इससे क्या ये सेंस पूरा दे रहा है, नहीं दे रहा है। यदि तुम तेज दौड़ते हो, तो यदि तुम तेज दौड़ते हो, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, मैन क्लॉज पे जाना पड़ेगा, जो अर्थ स्पष्ट करेगा कि अगर तुम तेज दौड़ोगे तो क्या होगा, दैट्स। अब यहाँ पर नियम के अकॉर्डिंग अपन ब्लैंक भर देते हैं। इफ़ यू रन फास्ट, यू के हिसाब से भर देंगे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे विन। इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीतोगे। ओपन कंडीशन है, रेस जीतनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तेज दौड़ना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन यही है। 11 के नियम को याद रखना, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, उधर आपको शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन में अपन चलते हैं, वो होती है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल नंबर सेकेंड अपन बात करते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, या एक ऐसी शर्त होती है जिसकी मात्र क्या की जा सकती है, पूरी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं पूरी हो सकती है, क्योंकि यह जो कंडीशन होती है वो पास्ट में घटित हो चुकी होती है, जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं हो। हाइपोथेटिक का मतलब होता है एक काल्पनिक, इमेजिनेशन पर आधारित होती है, कंप्लीटली अनडिजायरेबल होती है, अइच्छुक होती है। तो फर्स्ट कंडीशन ओपन है, सेकंड हाइपोथेटिकल है, यानी जिसके पूरी होने की संभावनाएं नगण्य है, क्योंकि ये बात बीत चुकी है। उसमें अपन को क्या करना है, दो क्लॉज उसमें भी मिलेंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा, एक मैन क्लॉज मिलेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा, इफ वाला जो होगा, वो इफ वाले क्लॉज में आपको क्या मिलेगा, या तो मिलेगा वर या मिलेगा वर्ब के सेकंड फॉर्म। अब अगर आई के साथ वर मिलता है या ही सी इट के साथ वर मिलता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस वर का प्रयोग आई के साथ जब होता है तो वो हमें बताता है इमेजिनेशन के बारे में। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, बिल्कुल कल्पना है, और जब वर्ड ही कल्पना पर आधारित हो गया
तो सेंटेंस पूरा पूरा क्या हो गया, एक ऐसी शर्त होगी, एक ऐसी कंडीशन होगी जो मात्र किस पर डिपेंड होगी, कंडीशनल, कल्पनात्मक, इमेजिनेशन पर आधारित होगी। और अगर इमेजिनेशन पे है, कल्पना पे है, तो कल्पना तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, जिसके पूरे होने की संभावना हो भी सकती है, हो भी सकती ही नहीं है, क्योंकि ये बात बीत चुकी होती है। इसमें आपको इफ वाले क्लॉज में वर या V2 और जो सामने क्लॉज होगा वहाँ पर आपको वुड, शुड, कुड जो भी होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमेशा एक रूल्स ध्यान रखना, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये विल और शैल के पास्ट हो गए वुड और शुड। अब रही बात आई की, आई का क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आई के साथ वैसे शैल लगता है, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेज में आई के साथ हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुड का भी कर सकते हैं, कुड का भी कर सकते हैं, माइट का भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो अपना रूल बना है वो बन गया है 21 मतलब इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और 99% चांसेज इधर आपको वर्ब मिलने के रहते हैं। तो अब सेंटेंस की बात करते हैं अपन, जैसे इफ आई वर अ बर्ड। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, हो तो नहीं ना, होते तो, वो भी कब होते, पास्ट में। अब आप नहीं कह सकते हो अगर मैं अब हो जाऊं, बन जाऊं, बनने का नहीं कह रहे अपन, होता तो। आई खाली जगह, वर्ब है आपके पास फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई खाली जगह वर्ब फ्लाई है इन द स्काई, तो इसमें अपन क्या भर देंगे, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। शर्त क्या कह रही है कि यदि मैं एक पक्षी होता, यानी होता, पहले होता, तो मैं क्या करता, आसमान में उड़ता। तो आसमान में उड़ने के लिए शर्त क्या रख दी गई है, पक्षी का होना। तो अब आप पक्षी है ही नहीं, तो आपका आसमान में उड़ने की क्या है, बात भी बिल्कुल गलत हो गई। शर्त थी कि पक्षी होते तो उड़ते, तो पक्षी भी नहीं हो तो उड़ोगे भी नहीं। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो आई वुड लॉन्च मैनी स्कीम्स, मैं कई योजनाएं लागू करता, बट आप अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर, यू वर नॉट प्राइम मिनिस्टर इन पास्ट, तो आप लॉन्च करने की कोई बात ही नहीं आ रही है, बात ही खत्म हो गई है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन होती है, अनफुलफिलेबल हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, यानी ऐसी शर्त होती है जो अनफुलफिलेबल होती है, हाइपोथेटिकल होती है, कल्पनाओं पर आधारित होती है और पास्ट में होती है, भूतकाल में होती है। उसमें आपको क्या करना है, इफ वाला जो क्लॉज होता है उसमें आपको भरना है हैड प्लस वी थर्ड। इफ वाले क्लॉज में आपको क्या मिलेगा, हैड वी थर्ड, पास्ट परफेक्ट, बात बीत चुकी थी, ओके, पास्ट है, तो ये भी हाइपोथेटिकल हो गई, बिल्कुल कोई काम की नहीं है, मतलब ही नहीं है उस शर्त का। शर्त का मतलब सिर्फ फर्स्ट शर्त है, वो आपके लिए लागू होती है, अगर आप ऐसा करोगे ऐसा हो सकता है, बाकी दोनों कल्पनाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद इसमें अगर आपको सामने ब्लैंक दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है, वुड, शुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड, ओके। तो सीधा यहाँ पर आपको रूल्स बनाना है 33 मतलब इफ वाले क्लॉज में भी थर्ड फॉर्म, मैन क्लॉज में भी क्या भरनी है, थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस की बात करें, इफ आई हैड इफ आई हैड रिसीव्ड या फाउंड योर एड्रेस, इफ आई हैड रिसीव्ड योर एड्रेस, यदि मुझे तुम्हारा पता मिला होता या मिल चुका होता था पास्ट में, तो मैं क्या करता, आई वुड हैव इनवाइटेड यू इन मैरिज। जैसे आपने कहा किसी को कि आपने यू वुड नॉट इन्वाइट मी इन योर ब्रदर्स मैरिज, आपने मुझे अपने भाई की शादी में आमंत्रित नहीं किया, तो आप उसको क्या कहेंगे कि उस समय मुझे अगर तुम्हारा पता मिला होता
या मुझे पता होता कि तुम उस पते पर रहते हो तो डेफिनेटली आई इन्वाइटेड यू, लेकिन शर्त क्या बीच में आ गई कि मुझे उस समय तुम्हारा पता नहीं मिला, इसीलिए मैं आमंत्रित नहीं कर सका। दैट्स ऑल। तो ये 3 प्रकार की कंडीशंस होती है। आपको मेन चीज़ इन चीज़ों पर फोकस करना है। इफ वाले जो क्लॉज होते हैं, क्या होता है, तब क्या भरना है। ओके, थैंक यू।